हर्षिता सो गई थी क्या तुम? चलो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं और इस क्वेश्चन को ना दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मॉड जेड इक्वल टू आर याद रखे रहना है ना, मॉड जेड इक्वल टू आर या फिर मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। ये बात को बस याद रखे रहना। नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर, मॉड जेड माइनस दिस मच इक्वल टू 9 है। ठीक है, मतलब जेड की किसी चीज से दूरी, बट वो किस चीज से दूरी है, 5 + 7 आयोटा से दूरी है। नॉट -5 -7 आयोटा नहीं सोचना है, ठीक है। तो कोई जगह पे 5,7 प्लॉट कर दो, तो 5,7 प्लॉट कर दिया अपन ने। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा पास ले आता हूँ वरना जगह नहीं बचेगी। यहाँ पे है 5,7 मान लो, और 9, बट इसका रेडियस कितना है, 9 है, और ये खुद दूरी कितनी है देख पा रहे हो? 25 + 49 कितना होता है यार? जो भी है ये, है ना? कितना होता है ये? 9 × 5 = 14, 4 × 2 = 6 7, ठीक है, तो 8 के आसपास है ये। 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। मतलब जब 9 है, ऐसा कुछ होगा ना। थोड़ा सा एक्यूरेटली बनाने की कोशिश किया करो, जैसे मैं एफर्ट लगाता हूँ हमेशा, तो उससे थोड़ा फास्ट सोच पाते हैं अपन। और इसने बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये क्या चीज़ है यार? 2,3 है ना, 2,3, 2,3 तो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, तो ये लीस्ट दूरी है, ये ग्रेटेस्ट दूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये दूरी अगर मिल गई तो हम बता देंगे ना ये दूरी कितनी है करके। वो दूरी हमारे लिए, ये वाली दूरी, 5 में से 2 घटाए तो 3 आ गया, तो 3 आ गया। बता रहा हूँ शाश्वत, एक बार देखना। देखो, 5,7 में से तुम ना 2,3 को हटाओ पहले तो क्या आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, इनको डिफरेंस करेंगे तो। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया डिस्टेंस ये तो। मतलब ये दूरी 5 है, हमारी सेंटर की दूरी 5 है, और ये रेडियस कितना है, 9 है। तो ये दूरी कितनी हुई, 4 हुई। और ये दूरी कितनी हुई, 14 हुई। 5 और 9 14। समझ गया क्या शाश्वत? वो समझ गए सर। और तो बता क्या समझना है तेरे को फिर? थोड़ा फास्ट जा रहे हैं अपन, तुम्हारे क्लास के लेवल के हिसाब से ही चल रहे हैं। तुम पूछो क्या हुआ। पर ऐसा क्यों किए वो समझ नहीं आया। ओके, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि तुझे क्या समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश करते हैं समझने की। सर्कल बना दिए, इसमें कोई दिक्कत था क्या? सर्कल बनाए, कहीं पे भी एक पॉइंट देख लिए। ऑल्दो सर्कल बनाने का जरूरत नहीं था, बट सर्कल से बस एक ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ रही है हम लोग को। कहीं पे वो पॉइंट कहीं तो भी रहा होगा, पॉइंट यहाँ पे भी रह सकता था। ठीक है, तब भी उस जो रैंडम जेड, जिस रैंडम जेड के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो किसी भी अलग अलग दूरी पे हो सकता है। बट सबसे कम दूरी पे कब रहेगा, जब वो यहाँ पे रहेगा। और वो दूरी कितनी होगी, वो दूरी होगी आर माइनस ये दूरी। और वो मैक्सिमम दूरी कितनी होगी, आर प्लस वो दूरी। ठीक है,
हम लोगों ने ना सबसे पहले पता नहीं था क्या करने वाले हैं, हमने बस सर्कल बनाया और थोड़ा लॉजिक लगाया कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्टेंस फार्मूलाज देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट ना, देखो क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि Z1, हाँ लिख रहा है यार ये। देखो ये बोला जाता है कि Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा यहाँ पे माइनस दे रखा है ना, तो Z1 माइनस Z2 ले लेते हैं। Z1 माइनस Z2 भी एक ट्रायंगल का साइड ही होता है, Z1 प्लस Z2 भी एक ट्रायंगल का साइड होता है ना। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। पैरेललोग्राम में ये चीज़ क्या होती है, Z1 प्लस Z2 होती है, और ये चीज़ क्या होती है, Z1 माइनस Z2 होती है ना। Z1 माइनस Z2 इज अ साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड Z1 प्लस Z2 इज एज वेल अ साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, साइड नहीं डायगोनल, जब ये Z1 और Z2 हों तो, है ना। याद होगा तुम्हें ये डायगोनल के बारे में पक्का परफेक्ट पता होना चाहिए, Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी लिख दिया मैंने Z1 माइनस Z2 क्या है, तो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम है बोल देना। अगर वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है तो कोई ना कोई ट्रायंगल का साइड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो तो इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस चीज़ की। ओके, अब यहाँ पे किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसकी। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना, तो मॉड Z प्लस इसकी वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सोचने दो रुको। ये इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहा ना, खुद सोच सकते हो लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा हुआ है। आई होप तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे कि यार यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि Z की इससे कितनी दूरी है, बट अगर मैं जैसे ही ऐसे कर दूंगा और अगर मैं Z की मैक्सिमम वैल्यू लाने की कोशिश किया इस Z की, तो वो तो कुछ अलग ही इंटरप्रिटेशन हो रहा है ना उस बात का। देखो यहाँ पे अलग अलग जेड्स हैं, आई एग्री, सबसे बड़ा जेड ये है, आई एग्री, लेकिन ये वाला जेड का इस वाले केस में 3,9, लेटेस्ट अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता कहीं और पे होता, ठीक है, तो उस समय पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे नहीं पता चलती ना। ये
ये जेड तो मुझे इस केस में यही डालना होगा ना, अगर ये वाला पॉइंट है तो यही डालूंगा तब तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखने से क्या पता चल रहा है कि हम लोगों को ये चीज डालनी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेड एक वेरिएबल पॉइंट है। फिर से समझाता हूँ तुम्हें, रुको। देखो, मान लो ये सेंटर है हमारा, ये वो पॉइंट है, तो हमें असली में ये जेड चाहिए ना। मतलब जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जेड डाले होते। यहाँ से इम्पॉसिबल हो रहा है यार थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है सच में इसने? फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्ट मेकआउट करना इम्पॉसिबल है। मैं समझ तो गया हूँ कि क्यों, बट क्या वर्ड्स में तुम्हें समझाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा घर पे सोचना कि क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज़ से। इस चीज़ से नहीं आ रहा है ये। इसमें तो दो नंबर जब दिए गिवन होंगे ना कि ये डेटा भी दे दिया है। चलो ठीक है, सभी फील से समझ गए होंगे, बट आई एम नॉट एबल टू जस्ट जस्टिफाई इट राइट नाउ। तुम समझ रहे हो क्यों एनालिटिकल मेथड से हट करके क्यों सोच रहे हैं इस चैप्टर में? मैथमेटिकल एनालिसिस से अच्छा होता है ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। अब जैसे इसमें आ जाते हैं। इसमें एक बार इसने तुरंत ही मैथमेटिकली निकाल करके बता तो दिया है। एक मिनट रुकना ना यार।
आवाज़ आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। ये देख पा रहे होगे, इन्होंने एक छोटा सा मैनिपुलेशन किया है जिससे इनका आंसर आ गया है। इसको अगर हम लोग और किसी तरीके से सोचें, देखो यार, इसमें ना इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में ना ऐसा कुछ हो रहा है कि जो 2,3 है ना, ये सेंटर है मान लेते हैं। 2,3 यहाँ पे है मान लो कहीं पे। जो जेड है वो तो कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जब ये दोनों हो गए हैं, ठीक है, तो ये जो है ना, ये लाइन, ये बेसिकली Z1 माइनस Z2 को दिखा रही है, मतलब इतना माइनस इतना को, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने ट्रायंगल वाले लॉजिक से तो देखा तो है ही, ठीक है। ये कहीं पे भी हो सकता था ये लाइन, बट इस लाइन की मैक्सिमम वैल्यू निकलवाई है इन्होंने, ठीक है। वो लाइन और कहाँ पे हो सकती थी? यहाँ पे भी हो सकती थी लाइन, लेकिन ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, उसके डिफरेंस का, ठीक है। तो तुम थोड़ा सोचना कि क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिंपल ही एनालिसिस से आ गया, तो देखो और सीखो और लर्न करो यार कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गए तो ऐसे करेंगे करके। ठीक है, दो अलग अलग सर्कल का सम है करके कोई सोचना चाहता है बंदा, अगर बहुत उसको लग रहा है कि अपन सोच ही लेते हैं आज करके, कोई भी एक सर्कल ले लो, ठीक है, कोई भी रेडियस का ले लो, हमें स्पेसिफाइड तो है नहीं, ठीक है। और एक और सर्कल बनाने का मतलब जबरदस्ती हम कर रहे हैं ना इस चीज़ को, तो यहाँ पे याद रखना, मैं बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी को। अगर ऐसा दिया हुआ है मान लेते हैं, और कैसे सोच सकते थे इसको? जेड और Z-2 है, कोई भी एक जेड बार है, और कोई भी सेम जेड है ना, ये भी ये याद रखना, दिस जेड एंड दिस जेड आर सेम, ठीक है। वहीं तक जाना है 2 से लेकर के, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी, ठीक है क्या? वो तो डिस्टेंस है ना, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, ये एरो को मैं उल्टा भी बना सकता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ही उनके बीच की वो हुई ना, दूरी हुई मिनिमम। मैक्सिमम तो और बहुत दूर चले जाएगा ये। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये इस तरीके से सोच सकते हैं हम लोग। एक मैंने मॉड जेड बनाया है सिंपली, ये कोई पर्टिकुलर जेड था वो, और एक बार Z-2 बनाया है जिसमें ओरिजिन यहाँ पे है Z-2 के लिए, 2 से लेकर के Z तक जाने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग सोचोगे 2 ऊपर कैसे बना दिया, 2 नीचे है एक्चुअली में, 2 तो एक्सिस में रहेगा ना,
टू तो एक्सिस में ही रहेगा, यहाँ पे ही रहेगा। एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है, तो ये उसके बीच की दूरी है। सोचोगे तो आएगा यार। बाकी इन्होंने कुछ लगाया, उसको भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट काम पहले, ये सब को छोड़ो 1 मिनट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। z माइनस थ्री माइनस जेड, ठीक है ना। z माइनस 3/z इज इक्वल टू 2, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दिया होता है ना, जब जब ऐसा कुछ दिया होता है, मतलब समथिंग माइनस a माइनस 1/b या फिर c/b, ऐसा कुछ फॉर्म में दिया होता है, तब हम लोग ना इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लगाते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए बोलेगा तो इसको एक नंबर मान लिया करेंगे, इसको एक नंबर मान लिया करेंगे। ठीक है, फिर एक इक्वेशन सॉल्व कराते हैं ये लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, यही तरीका स्टैंडर्ड है। इस तरीके के अलावा और कोई दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश मत करना अभी राइट नाउ, क्योंकि इसको तुम सर्कल वगैरह नहीं सोच सकते हो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल जरूर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस याद कर लेना। कर लोगे ना सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ये वैल्यू आई आर की, तो उसके करस्पॉन्डिंगली उस आर को पुट किए यहाँ पे, मॉड जेड की वैल्यू आर पुट किए, तो दो अलग अलग वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, ये रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला हुआ है वाकई इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्ग जेड आर्ग्यूमेंट थीटा होता है कि टेन थीटा होता है, ये बताओ। आर्ग्यूमेंट इज थीटा और टेन थीटा। थीटा। ठीक है, थीटा। अब मान लो आर्ग्यूमेंट उस जेड का मैंने बोल दिया π/3 है, मतलब 60 डिग्री है। तो प्लॉट जेड इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/3, तो क्या मतलब हुआ? 60 डिग्री पे रहने वाले सभी लोगों का, सभी जेड का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है, किस नंबर का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता? z = 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट लाई नहीं करेगा ग्राफ में, क्योंकि 0 का तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं पता है। ठीक है, तो दिस इज अ रे ज्योमेट्रिकली। ठीक है, दिखने में कुछ भी लगे तुम्हें, लेकिन ये रे है। ठीक है ना, एक बात याद रखना, ये रे है, इन्फिनिट रे नहीं है, ये नहीं है ये। इस जेड का भी आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री है क्या? इस जेड का आर्ग्यूमेंट 60 डिग्री नहीं है। इस जेड का आर्ग्यूमेंट ये है, कुछ भी हो ये, -180 से 0 के बीच में कुछ। ठीक है, तो इट इज अ रे emanating फ्रॉम origin एंड नॉट इंक्लूडिंग द origin एंड गोइंग टूवर्ड्स 60 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, ये कैसा होगा? ये Z1 से चालू हो रहा होगा, समझ रहे हो? यहां से चालू हो रहा होगा आगे। ठीक है, और Z1 नहीं हो सकता Z, क्योंकि Z1 हो गया तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो ढूंढने निकल जाओगे, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सब रे है, रे। ठीक है ना, रे इज द कीवर्ड।
ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस इज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। फाउंड सॉल्व फॉर जेड विथ सेटिस्फाई आर्ग्यूमेंट ऑफ, मतलब जेड को पता करना है जिससे ये दो बातें हो रही हों। ठीक है, तो इनको डायग्राम बना लिए और देखे कि कहीं मीट नहीं कर रहे हैं। बना सकते हो डायग्राम दिमाग में। याद रखना जेड माइनस जेड नॉट है तो माइनस के बाद में ना तुम्हें कुछ पॉजिटिव, मतलब माइनस को कॉमन ले लेना पहले तो। ठीक है, प्लीज गलती मत करना इन सब चीजों का। बन जाएगा। हर्षिता, सार्थक। जस्ट अ मिनट। ये दोनों स्केचेस को ना खुद से समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें 5 मिनट दिया। ठीक है, और क्योंकि जब जब इनक्वालिटी आ जाती है तो रीजन आ जाता है ना, वो रीजन को भी गेस करने की कोशिश करो कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं करके।
हो गया, समझ में आ गया? आ गया क्या अल्फिया एंड आर्या? देवेंद्र। बनाना इन सब क्वेश्चन को बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे तुम्हारी ना थोड़ी से एनालिटिकल स्किल बढ़ेगी, ठीक है? उतना सरल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो वो। देख तो लिया तुमने सरल है करके, चलो ये बना करके सोचे। आर्ग्यूमेंट ऑफ -z इक्वल टू π/3। थोड़ा थॉट देते हैं, इतना टफ भी नहीं है, अगर इतना सरल नहीं है तो। क्या होगा ये सोचो। अच्छा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -z जो होता है वो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है क्या? ये फॉर्मूला होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि देखो z जहां पे भी रहे, ठीक है, सिंपल रखने के लिए अगर z यहां पे है, तब जो z बार है वो ये होता है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। अगर ये थीटा था तो ना ये माइनस थीटा होता है, ये नीचे वाला, ठीक है, लेकिन ये z बार माइनस जेड तो नहीं है। माइनस जेड कहाँ पे है? यहां पे है, ठीक है। तो इसका जो भी आर्गुमेंट था उसमें क्या किया, 180 ऐड कर दिए। सिमिलरली जो भी इसका आर्गुमेंट था, मान लो 135 डिग्री, देखते जाना, 135 डिग्री था z का, तो जो माइनस z है वो यहाँ पे आ गया, और उसका आर्गुमेंट में 180 ऐड कर दिए, ठीक है। तो कितना आ गया ये? 315। 315 वो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब इसको तुम्हें लाना है 180 डिग्री में, 180 डिग्री से -180 डिग्री के बीच में, तो इसमें तुम देख सकते हो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, उसके डिपेंडिंग तुम उसको फिर करोगे कि कितना आएगा उसका, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे? π/3। जस्ट एक मिनट रुकना। देखो अगर z यहाँ पे होता, अगर वो z यहाँ पे होता, तब उसका -z यहाँ पे होता, ठीक है, और उसके -z का जो एंगल होता -z का, है ना, ऐसे करके, है ना, वो 60 डिग्री होता, ठीक है। तो z कहाँ पे है एक्चुअली में? z तो ये है ना, और अगर z इधर बढ़ रहा है, ठीक है, तो कुल मिलाकर के तुम समझ रहे हो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इसको। एक मिनट ना।
रुकना यार, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ना वो हो रहा है। अपन इसको क्या करेंगे, इधर ही जाने देंगे। ये वाले लोग रहेंगे, ये लोग। ठीक है, इधर जितने भी लोग हैं उन सबका जो डायग्राम ही बनाना है ना अपन को। बट इसमें ना एक क्रिटिकल बात होती है, इसमें एरो भी देना होता है। या तो हम ऐसे एरो देंगे, मतलब ये जो जेड बढ़ते जा रहे हैं वो किधर की तरफ जा रहे हैं। एरो का भी तुम्हें अभी सिग्निफिकेंस ना इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम तो सिर्फ जेड को इस तरीके से देख रहे हो ना। अवे फ्रॉम ओरिजिन रहेगा ना एरो तो। चलो अभी तो एरो को उतना फर्क नहीं है फिलहाल। ठीक है, बट एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो। आर्ग्यूमेंट ऑफ -z +2 + 2 आयोटा = π/3, मान लो ये दिया हुआ है। देखते जाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फिर बनाने के लिए वही करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करो तुम, हम्म, e⁻⁴ पाई कितना होगा। पाई नहीं, 1। ठीक है। e⁻⁴ पाई कितना होगा, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो ये कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है ना। मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब बस e⁻⁴ की वैल्यू पूछी मैंने। तो -1 होगा क्योंकि ये तो ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, तो जब भी हम इस वाले प्रॉब्लम को देख रहे हैं तो वी कैन वेल थिंक ऑफ दैट दिस इज e⁻⁴ पाई इंटू जेड। इसका आर्गुमेंट पता कर रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ दिस टू थिंग्स को क्या बोला जा सकता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 को आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ठीक है, हमें तो प्लॉट z को करना था। अब ये जो है ये पाई है, ठीक है ना। तो π/3 माइनस पाई हो जाता है इसका। ठीक है, तो इसको प्लॉट करना था। आई थिंक वी हैव गॉट दिस। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे यार। z को क्या है ना, बेसिकली पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो e⁻⁴ लिख लेंगे एक बार, फिर z-2 + 2 आयोटा = π/3 लिख लेंगे। ठीक है, सही किया ना मैंने, माइनस को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये उधर जा करके z-2 + 2 आयोटा के आर्ग्यूमेंट को π/3 माइनस पाई। ठीक है ना, तो ये नंबर कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है,
और ऐसा करके जाएगा। ठीक है, अब देखो, तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो और एरो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? ये एरो का क्या मतलब है? एरो ऐसा होगा यार क्योंकि भाई ओरिजिन से पास नहीं होगा। जहां से भी पास हो रही है, सोचने दो, रुक जाओ। माई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा इसका। ठीक है, जैसे भी पास हो रहा हो, वो मेरा प्राइम कंसर्न नहीं था। बट ना, ये जो एंगल आ रहा है ना, तुम एरो को ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि देखो यार, तुम्हें बेसिकली यहाँ से वो आर्ग्यूमेंट को नापना होता है, तो ये जो है ना, इसको नाप रहे हो तुम। अगर तुमने गलती से अगर एरो को ये दिखाया ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ये मतलब होता है कि तुमने अगर एरो ये बनाया तो ये तुम्हारा वो है, आर्ग्यूमेंट है, तब तो तुम इसको 60 डिग्री बोल बैठोगे। समझ रहे हो क्या? वो नहीं करना है, एरो को अवे बताना है इस केस में। ठीक है ना? कुल मिलाकर के तुम्हें एक बार वेरीफाई कर लेना कौन सा जेड डाल रहा हूँ मैं, क्या वो जेड डालने से मेरा ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके। समझ गए हो मेरे हिसाब से ए टू द पर आयोटा पाई मल्टीप्लाई करने वाला तरीका? कोई वैसा क्वेश्चन आएगा ना, तब तुम्हें दिखेगा इसका पावरफुल। वरना तो स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि जेड को जब माइनस किया तो कैसे गलत हो गया, उल्टा सीधा हो गया। बट एक अच्छा स्टूडेंट ना हमेशा सोच भी सकता है कि एग्जाम्पल कोई भी जेड मैं फाइनली डाल करके वेरीफाई करके देखूं कि मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है भी कि नहीं करके। ठीक है, रोटेशन थ्योरम पे आते हैं। आई नो द क्लास इज गोइंग लॉन्ग, बट लॉन्ग ही चलेगी क्लास थोड़ी सी अभी। रोटेशन थ्योरम क्या बोल रहे हैं? रिकनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं।